हेलो माई सेल्फ डॉक्टर मनप्रीत सिंह। वेलकम टू द एपिसोड थर्ड ऑफ फिजियोलॉजी। आज अपन बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ वाटर, मेजरमेंट ऑफ बॉडी वाटर। ठीक है, सो क्या होता है बेसिकली? सो मेजरमेंट ऑफ बॉडी वाटर क्या होता है बेसिकली? इट इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ वाटर एस्टिमेशन बाय वेट ऑफ द बॉडी। जैसे कि कोई आदमी है, अपन को पता लगाना है कि इसके अंदर कितना टोटल बॉडी वाटर है। तो इसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? कुछ पैरामीटर्स, कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं ताकि अपन को ये पता पड़ जाए कि जो पर्टिकुलर इंसान है उसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, तो कैसे पता पड़ेंगे अपन इसको, इसका अप्रोक्सीमेशन कैसे पता पड़ेंगे? ठीक है, सो इसके लिए अपन को एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है जिसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वीडी मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है देखो, समझते हैं अपन। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, मान लो ये कैपिलरी है, आपकी ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, अब मेरे को इसके अंदर का वॉल्यूम जानना है कि इसके अंदर का वॉल्यूम कितना है। आई डोंट नो द वॉल्यूम ऑफ दिस कैपिलरी, या फिर इस पर्टिकुलर बॉडी का वॉल्यूम जो है मेरे को पता नहीं है। तो इसका वॉल्यूम मुझे पता लगाना है। तो कैसे पता लगाऊंगा मैं इसका वॉल्यूम? तो मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर चीज इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा। आई विल इंसर्ट अ थिंग जिसको अपन बोलेंगे क्यू। मैंने एक चीज डाली, इसके अंदर क्यू डाल दिया बेसिकली। ठीक है, अब ये जो क्यू है ये क्या करेगा? ये सबसे पहले तो एक्सक्रीट आउट करेगा बॉडी के अंदर। आप कुछ भी डालो, चाहे पानी डालो, चाहे अल्कोहल डालो, चाहे कुछ भी डालो, ये क्या करेगा? एक्सक्रीट हो जाएगा। कुछ पार्ट इसके अंदर से मेटाबोलाइज कर जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा कुछ पार्ट। ठीक है, मेटाबोलाइज होना, ठीक है, फार्मा के अंदर फर्स्ट टॉपिक होता है मेटाबोलाइजेशन। ठीक है, जिसके अंदर जो चीज़ अपन ने यूज़ की वो बॉडी ने यूज़ कर ली बेसिकली। ठीक है, कुछ चीज़ एक्सक्रीट आउट हो गई और कुछ चीज़ इसके अंदर रह चुकी है, इसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, कुछ चीज इसके अंदर रह चुकी है जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, तो अपन इस चीज को कैलकुलेट कर कर क्या पता लगा सकते हैं? टोटल बॉडी वाटर। टोटल बॉडी वाटर कैसे पता लगाएंगे? वी हैव टू यूज समथिंग क्यू। व्हाट इज क्यू? क्यू इज समथिंग इनर्ट। इनर्ट क्या होता है? ऐसी चीज जो लीस्ट टू लीस्ट मेटाबोलाइज हो, लीस्ट टू लीस्ट एक्सक्रीट आउट हो, प्लाज्मा में रहे। और इसको जब भी ये वापस बाहर बॉडी से बाहर निकलेगा तो इसकी जो क्वांटिटी होगी वो एज इट इज होगी जितनी अपन ने इसके अंदर पुश की थी। मतलब सिंपल सी भाषा में, अगर मैं कोई भी चीज क्यू ले रहा हूं जिसकी क्वांटिटी है 100, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि वो ना जीरो मेटाबोलाइज हो, जीरो एक्सक्रीट हो, और 100 के 100 कहां पर रहे? प्लाज्मा रहे। और जब भी इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, तो जब भी ये एक्सक्रीट हो बॉडी के अंदर से, तो 100% मुझे कहाँ मिले? यूरिन के अंदर या फिर फीसिस के अंदर मिले, बेसिकली बॉडी से बाहर मिले मेरे को। ठीक है, तो ऐसी चीज को अपन बोलते हैं इनर्ट सॉल्यूशन, जो कि अपन इसमें यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? टोटल बॉडी वाटर के कैलकुलेशन के अंदर यूज करते हैं। उसकी भी एक लिस्ट है, वो अपन आगे याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि अपन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाउ वी कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक फॉर्मूला होता है, द अमाउंट, द सब्सटेंस, द अमाउंट विच इंसर्टेड इन द बॉडी, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसका? कंसंट्रेशन प्लाज्मा का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी का फॉर्मूला है, जो अपन आगे जाकर फार्मा में भी पढ़ेंगे। दैट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंजेक्टेड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, यहाँ पर क्यू क्या है? बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी आपने सब्सटेंस यूज किया, सब्सटेंस की लिस्ट अभी अपन आगे पढ़ेंगे। जो भी आपने सब्सटेंस यूज किया बेसिकली उसका अमाउंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा। इससे अपन को क्या पता पड़ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता पड़ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास कुछ लिस्ट है जो सब्सटेंस यूज होते हैं इन दिस कंडीशंस। ठीक है, और यहां पर अपन ने एक चीज बात की थी, इनर्ट। इनर्ट क्या होता है बेसिकली? व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट? इनर्ट क्या होता है? मैंने इधर क्यू के लिए यूज किया था एक ऐसे सब्सटेंस जो कि इनर्ट हो। फर्स्टली इट नॉट बी मेटाबोलाइज, सेकंड इट विल बी नॉन टॉक्सिक। अब सोचो, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया, वो कहे कि सर मेरे को टोटल बॉडी वाटर, मेरा बॉडी का टोटल बॉडी वाटर फाइंड आउट करना है, और आपने उसको जहर दे दिया कि मेरे को टोटल बॉडी वाटर तो पता पड़ गया पर आदमी मर गया, ऐसे कैसे चलेगा? सो वी नीड अ सॉल्यूशन विच इज इनर्ट, मतलब टॉक्सिक नहीं होना चाहिए बॉडी के लिए। ठीक है, बॉडी के लिए कुछ खतरा नहीं होना चाहिए। आपकी कैलकुलेशन के लिए बॉडी, जो पेशेंट है वो अपने शरीर थोड़ी खराब कर देगा। सो नॉन टॉक्सिक, नॉन मेटाबोलाइज होना चाहिए। और साथ साथ ये जो सब्सटेंस होता है आपका, जो क्यू है बेसिकली, जो सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो टू फाइंड आउट टोटल बॉडी वाटर, ये कैसा होना चाहिए? वाटर लाइक।
वाटर लाइक मतलब कलर उसका वाटर लाइक होना चाहिए, नहीं, उसका प्रॉपर्टीज वाटर होनी चाहिए। वाटर क्या होती है अपने बॉडी के लिए? वाटर क्या है? हर कोई सेल इसको एक्सेप्ट कर सकती है, हर कोई जो कैपिलरी से इसके अंदर से एब्जॉर्प्शन हो सकता है। वाटर इज वेरी परमिएबल टू आवर बॉडी, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर वाटर बहुत अच्छे से परमिएबल है, कोई भी सेल इसको इंटेक कर सकती है, कोई भी सेल इसको रिमूव कर सकती है, किसी भी कैपिलरी में जा सकता है। तो 3 प्रॉपर्टीज होती है इनर्ट की। कौन कौन सी? सबसे पहले तो ये मेटाबोलाइज नहीं होनी चाहिए, ये नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, और ये क्या होनी चाहिए? वाटर लाइक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ये जो चीजें अपन ने बात की थी सब्सटेंस की, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पता पड़ गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और है, ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, लेकिन इन केस अगर कोई भी चीज, ये जो क्यू है आपका, ये इस क्यू ने अगर आपके पास वो एक स्पेशल इनर्ट नहीं है, अगर मान लो ये क्यू आपका एक्सक्रीट या मेटाबोलाइज कर रही है, क्या मतलब हुआ इसका? देखो अपन ने अभी बात की थी कि जो आपका इनर्ट होना चाहिए, जो क्यू होता है बेसिकली, आपका जो क्यू है, ये ना तो मेटाबोलाइज करना चाहिए ना एक्सक्रीट करना चाहिए एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। हाँ, बाद में वो एक्सक्रीट करेगा 100%, बट जब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, जब ये इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है, तब तक ये जो है एक्सक्रीट आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने ऐसा कोई इनर्ट दिया जो बेसिकली क्या हुआ, आपने ऐसा कोई सब्सटेंस दिया बॉडी के अंदर जो क्या हो गया, या तो एक्सक्रीट हो गया या फिर मेटाबोलाइज हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर अपना जो टोटल बॉडी वाटर है उसका जो कैलकुलेशन वो गड़बड़ हो सकती है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो कि एक्सक्रीट हो सकता है फिर मेटाबोलाइज हो सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला तो मोस्टली यही रहेगा, बस एक छोटा सा चेंज हो जाएगा इसके अंदर। जो सब्सटेंस है उसके अंदर से अपन को क्या माइनस करना पड़ेगा? ई अपॉन कंसंट्रेशन। यहां पर ई स्पेशल क्या है? बेसिकली कोई भी एक्सक्रीशन हुआ या फिर कोई भी मेटाबॉलिज्म हुआ तो कितना हुआ, उसको अपन को जो सब्सटेंस है उसके अंदर से माइनस करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे सो लेट्स एज्यूम अगर अपना जो सब्सटेंस है वो है 75, इसके अंदर से मेरे को जो कंसंट्रेशन मिला फ्रॉम द प्लाज्मा इट विल बी 5, ठीक है, 5 कंसंट्रेशन मिला। और जब मैंने पेशेंट की यूरिन बैग चेक की तो उसके अंदर से मैंने देखा कि जो मेरा सब्सटेंस था जो कि मैंने यूज़ किया था फॉर टू काउंट टोटल बॉडी वाटर, ये कुछ अमाउंट मेरे को कहाँ मिला? उसके यूरिन बैग में। और कितना अमाउंट मिला? मेरे को मिला 15, ठीक है। सो हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इनसफिशिएंट सीन इन दिस पेशेंट? सो 75 माइनस 15 इट विल बी 50, सॉरी 60 अपॉन 5, सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 10। तो इस टाइप के सिंपल कैलकुलेशंस होंगे, वहाँ पर न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे टू मेक एग्जाम मोर टफर फॉर योर टाइम लाइन बेसिकली, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला सेम होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेजरमेंट ऑफ बॉडी वाटर। एक बार फिर से इसके एग्जाम्पल सारे देख लेते हैं ताकि यू हैव डन विद द मेजरमेंट ऑफ द बॉडी वाटर। सो अपन ने बात की थी सब्सटेंसेस जो कि यूज होते हैं टू एज ए सब्सटेंस टू कैलकुलेट द टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। और इसी के साथ साथ अपन और भी पैरामीटर्स हैं जो कि बॉडी के काउंट कर सकते हैं विद दिस इंडिकेटर्स बेसिकली, ठीक है, विद दिस सब्सटेंसेस बेसिकली। तो एग्जाम में इसके लिस्ट के ऊपर से बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे जिसको काउंट करने के लिए अपन को पूछते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसके नाम और एग्जाम्पल याद करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट विच इज टोटल बॉडी वाटर। To count this total body water we have 3 important parameters या 3 important substances जो कि क्या बताता है अपन को to calculate the total body water। तो क्या क्या अपन insert कर सकते हैं as a inert? First of all your D2O. What do you mean by D2O? This is deuterium oxide. Deuterium oxide is used to count total body water. Next is your 3H2O basically. This is your tritium oxide. What is this? Tritium oxide. This is 3H2O, not H2O. This is 3H2O. And last one, it is antipyrine. This is one of the questions which will come in some mock exam basically. This is antipyrine. Antipyrine is also used for to count as a substance, as an indicator for to count total body water, ठीक है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है याद करने की। नेक्स्ट इज ECF विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसको काउंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है विच इज योर इन्यूलिन, ठीक है। इन्यूलिन का नाम अपन ने अभी तक आपने सुना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे, आप जैसे जैसे फिजियो में आप कमांड बनाते जाओगे, आपको पता पड़ जाएगा इन्यूलिन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज नॉट सब्सटेंस, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको हर थोड़ी थोड़ी टाइम में परेशान करने आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो इन्यूलिन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू काउंट ECF बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ sucrose also used like a inulin, but it is not inert like inulin, but also used like a inulin, ठीक है। Next is also mannitol आपने सुना होगा mannitol, ठीक है। mannitol is also used to use as a ECF solution basically, ठीक है। And next is one is very important, this is your 125 iothalamide,
आयोथैलामेट, ठीक है। सो ECF काउंट करने के लिए वी हैव इंसुलिन, वी हैव सुक्रोज, वी हैव मैनिटोल एंड 125 वी हैव आयोथैलामेट, ठीक है। सो इनुलिन, सुक्रोज, मैनिटोल, 125 आयोथैलामेट, ठीक है। दिस आर द इंडिकेटर्स विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट। नेक्स्ट इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कैसे काउंट करेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट ICF। इसके लिए आपको कोई सब्सटेंस याद करने की जरूरत नहीं, इसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए। देखो ICF क्या होता है बेसिकली, अगर आप टोटल बॉडी वाटर याद करोगे तो अपन ने एक टेबल पढ़ी थी जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कुछ पार्ट ECF का होता है, कुछ पार्ट ICF का होता है, ठीक है। सिंपल सा मेरे को अगर ICF याद करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को टोटल बॉडी वाटर पता है, मैं टोटल बॉडी वाटर कैसे ढूंढ सकता हूँ, by using this indicators like D2O, 3H2O, एंटीपायरीमिन, इनको यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, टोटल बॉडी वाटर निकाल सकता हूँ। फिर मैंने क्या यूज किया, एन्युलिन, सुक्रोज, मैनिटोल, ये सब यूज करके क्या मैं पता लगा सकता हूँ, ECF यूज कर पता लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास ये दोनों वैल्यू है तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली आई हैव अ टोटल बॉडी वाटर, इसमें से अगर मैं ECF को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ICF आ जाएगा। सो we do not have to worry about learning indicators for ICF. We just have to remove ECF from the TBW, total body water, to get ICF, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वापिस से, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसके अंदर इन्युलिन सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में भी सबसे इंपॉर्टेंट जिसका नाम आपने 100% सुन रखा होगा, जिसका नाम है इवांस ब्लू, ठीक है। वन ऑफ द रिपीटेड PYQ ऑफ द FMG एग्जामिनेशन का PYQ है, इवांस ब्लू इज यूज्ड टू कैलकुलेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। इवांस ब्लू हो गया, और एक चीज और है, इट इज 125 आयोडीन एल्ब्यूमिन, 125 आयोडीन एल्ब्यूमिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट वन इज योर RBC वॉल्यूम चेक करने के लिए वी हैव अ क्रोमाइट CR 53 है ना, बेसिकली 53 CR क्रोमाइट बेसिकली, और या फिर 53 and 51 also, 51 chromite also we can use for the RBC to find out the RBC volume. Next one is we have a 50 iron tagged RBCs, iron tagged RBC. These are some compounds which is used to calculate the टोटल बॉडी वाटर, ICF, ECF, प्लाज्मा, RBC वॉल्यूम्स, ठीक है। इसमें से दो चीज़ें एग्जाम में अभी तक पूछ चुके हैं, इन्युलिन और इवांस ब्लू, ठीक है। कुछ और भी आ सकता है, वी हैव टू प्रिपेयर। और इस बार मेरे को लग रहा है दिस एंटीपैरामाइन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजरमेंट, जो कि अभी तक पूछा नहीं है लेकिन हर मॉक्स में अपन को देखने को मिल जाता है। एंटीपैरामाइन इज यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेजरमेंट ऑफ बॉडी वाटर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू आर डिवाइड ग्राफ। नेक्स्ट वी हैव डेरोयेनेट डायग्राम, जिसको अपन बोलते हैं डिवाइड डायग्राम्स। दिस इज, आपको देखना एग्जाम में इसके क्वेश्चंस हर बार मिलते हैं, लेकिन हर हमेशा जो स्टूडेंट्स होते हैं इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। आई डोंट नो वाई, बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट बट नॉट सो ईजी। इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि अपन को याद करना था 12th के अंदर, जब अपन ऑस्मोलरिटी का चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ को पढ़े और आज की तैयारी के बीच में वी हैव अ 6 years ऑफ गैप, सो वो चीज़ धुंधली हो गई है। तो उसके लिए सिर्फ सिंगल एक कॉन्सेप्ट है जो कि उस पूरे चैप्टर से अपन को पता लगाना है, दैट आपको पता है हर कोई चीज़, जो भी चीज़ अगर आप ऑस्मोलरिटी या डिफ्यूजन पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, बेसिकली द कंडीशन इज फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। डिफ्यूजन कैसे काम करता है, अगर यहाँ पे कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन कम है, तो यहाँ से चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, सिंपल सी बात है। बट ऑस्मोलरिटी थोड़ा सा अलग है। ऑस्मोलरिटी में क्या होता है, बेसिकली इफ आई हैव अ हाई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड अ लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। हाई सॉल्वेंट लो सॉल्वेंट क्या होता है, सिंपल सी भाषा में, वी डू नॉट अंडरस्टैंड होल 12th चैप्टर हियर, बट अपन सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं ताकि अपन आगे फ्यूचर में आने वाला डिवाइड डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर पाए। देखो, क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम के लिए सही नहीं करना है, क्वेश्चन आपको मॉक्स के लिए भी सही करने हैं। आने वाले जितने भी आप GTs दोगे, बेसिकली वो जितने सही होंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बूस्ट होगा। एंड आई एम 100% श्योर आप जितने भी GTs दोगे उसके अंदर मैक्सिमम के अंदर जितने भी मैक्सिमम GTs दोगे आप, उसके अंदर डिवाइड डायग्राम का क्वेश्चन होगा, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव गिवन डायग्राम, और कुछ भी कॉन्सेप्ट में देगा, बट डिवाइड डायग्राम का डिवाइड कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन पक्का होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले उस चैप्टर जो 12th में हमने पढ़ा था उससे एक चीज लेंगे अपन, दैट वी हैव अ समथिंग नोन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब बोलते हैं, जब उसके अंदर वाटर भी हो, जब इसके अंदर सॉल्वेंट भी हो, जब इसके अंदर सॉल्यूट्स भी हो। एक कंपाउंड है मेरे पास सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। NaCl को जब मैं पानी में डालूंगा, पानी क्या होता है, बेसिकली पानी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ना सॉल्यूशन होता, ना सॉल्वेंट होता, ना सॉल्यूट्स होता है। इसके अंदर आप कितना भी कोई भी कंपाउंड्स डाल सकते हो, चाहे आपने सोडियम डाल दिया, चाहे आपने क्लोरीन डाल दिया, इसका क्या, अब ऑस्मोलरिटी बढ़ती रहेगी।
वाटर से कम ऑस्मोलिटी किसी की भी नहीं होती। वाटर एकदम फ्री कंपाउंड है, इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ भी चीज़ मिलाना हो तो अपन पानी के अंदर मिलाते हैं, दूध में भी पानी मिलाते हैं अपन, क्यों? क्योंकि पानी क्या एकदम फ्री ऑस्मोलिटी, इट इज आइसो ऑस्मोलर, इसके अंदर कोई ऑस्मोलिटी नहीं होती है, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं सोडियम क्लोराइड मिलाऊंगा तो इसका सॉल्वेंट बढ़ जाएगा। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, कहीं पे भी कोई चीज़ में सॉल्ट होगा तो वहां से वाटर लीक आउट होगा, क्यों? क्योंकि सॉल्ट अगर पानी में मिल गया तो क्या हो जाएगा, बेसिकली इसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से सिर्फ इतना याद रखना दैट हाई ऑस्मोलरिटी के हमेशा अट्रैक्ट करती है, जितनी भी हाई ऑस्मोलरिटी वो चीज़ें अट्रैक्ट करती है। अगर मेरे पास इधर नमक वाला पानी है, उधर सादा पानी है, और मैं पानी को इधर से एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करूंगा तो वो किस तरफ चला जाएगा, जहां पर नमक होगा। आपने इसलिए देखा होगा जब भी सोडियम क्लोराइड अपन पानी में, जब भी सोडियम क्लोराइड देते हैं पेशेंट को, तो सोडियम क्या करता है, किडनी और नेफ्रॉन से पानी को खींच लेता है, बिकॉज इट इज अ हाई ऑस्मोलर कंटेंट। सिंपल। सो डिवाइड डायग्राम चालू करते हैं, और इससे पहले मैंने जो पूरी माथाकूट करी उसको मैं एक लाइन में लिख देता हूं, दैट H2O जो आपका वाटर होता है वो हमेशा कैसे मूव करता है, H2O मूव्स, ये चीज याद रख लेना, फ्रॉम हाई सोल्यूट टू लो सोल्यूट, ठीक है। हमेशा हाई टू लो चलेगा, सॉल्यूशन जहां पे ज्यादा होगा, सॉल्यूशन जहां पे कम होगा, ठीक है। हाई सोल्यूट टू लो सोल्यूट। और ऑस्मोलिटी और ऑस्मोलरिटी में फर्क होता है, ठीक है। उसमें लो टू हाई चलेगा, इसमें हाई टू लो चलेगा। तो अपन डिवाइड डायग्राम की बात करते हैं। फॉर वी हैव डिवाइड डायग्राम। इसके लिए एक चीज समझते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हो गई मेरी लाइन ऑफ ऑस्मोलरिटी। क्या है? लाइन ऑफ ऑस्मोलेलिटी, नॉट रिटी, इट्स ऑस्मोलेलिटी, ठीक है। इट्स लिटी नॉट रिटी, एल से ध्यान रखना, ठीक है। इट्स ऑस्मोलेलिटी। यहां पर मेरे पास बेस लाइन है, ठीक है। आई हैव अ कंपाउंड, दिस इज माई वॉल्यूम फॉर ICF। ICF का वॉल्यूम है ये, ठीक है। और आपको पता है ECF थोड़ा सा कम रहता है कंपेयर टू ICF, है ना। दिस इज योर ECF, ठीक है। इट्स नॉर्मल कंडीशन। आपको पता है ACF इज ऑलवेज 2/3 और ICF कितना होता है? हमेशा 1/3 होता है। ये नॉर्मल डायग्राम है, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल डायग्राम। और यहां पर ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन किसकी है? ऑस्मोलेलिटी की, ठीक है। सो आई होप यू ऑल क्लियर अबाउट दिस। और एक चीज याद है आपको, H2O ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई सोल्यूट टू लो सोल्यूट। बस इतना आपको पता है। अगर आपको सिर्फ इतना पता है, यू आर डन विद डिवाइड डायग्राम्स, ठीक है। 6 एग्जाम्पल के साथ में अपन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे डिवाइड डायग्राम, ठीक है। तो वन बाय वन अपन केस डिस्कस करते हैं। आई होप और आई एम श्योर दैट यू विल लाइक दिस एंड यू विल नेवर फॉरगेट आफ्टर दिस एंड यू विल नेवर रॉन्ग डिवाइड क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम दिस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट चीज की। आपको पता है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब, हाइपर मतलब टोन ज्यादा है, हाइपो मतलब टोन कम है, आइसो मतलब टोन में कोई चेंज नहीं है। सिंपल। सबसे पहले बात करते हैं अपना फर्स्ट एग्जांपल की। वी हैव अ गेन इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में गेन है। आइसोटोनिक मतलब देयर इज नो चेंज इन टोन, ठीक है। और गेन मतलब वी हैव एड अप समथिंग। व्हाट वी क्या अपन ने ऐड किया? बेसिकली एग्जांपल 0.9 NaCl, ठीक है। आपको पता है जब भी अपन को फ्लूइड चढ़ाना होता है अपन क्या यूज करते हैं? 0.9% सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया? आइसोटोनिक सॉल्यूशन को गेन किया। और आपको पता है एक चीज, जब भी अपन कोई चीज ऐड करते हैं तो वो कहां पर जाएगी? ICF में जाएगी या ECF में जाएगी? ICF क्या होता है? सेल के अंदर वाला फ्लूइड। ECF क्या होता है? सेल के बाहर वाला फ्लूइड, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अगर मैं कोई भी चीज ऐड करूंगा तो सीधी सेल में जाएगी नहीं, वो कहां जाएगी? पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जाएगी, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में दो चीजें होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा, ठीक है। तो मैंने कोई भी चीज ऐड की तो वो हमेशा कहां जाएगी? ECF में जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐड क्या किया? 0.9% सॉल्यूशन, तो ये हो गया आपका 8। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ NaCl है वो ऐड कर दिया मैंने। तो यहाँ पर ECF मेरा क्या हो गया? हमेशा बढ़ गया। The amount of ECF is increased if we add isotonic solution. If we add isotonic solution, ECF increase. लेकिन आप देखो जो ऑस्मोलिटी की लाइन थी, ये जो ऑस्मोलिटी की लाइन थी, उसमें कोई चेंज आया क्या? ऑस्मोलिटी की लाइन में कोई चेंज आया? नहीं। सो देयर इज नो चेंज, नो चेंज इन ऑस्मोलिटी, ठीक है। ऑस्मोलिटी के अंदर कोई चेंज भी
नहीं है, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल आइसोटोनिक सॉल्यूशन गेन। बट इन केस वी हैव अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन लॉस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का लॉस हो गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन लॉस कब होगा? आपकी बॉडी के अंदर सबसे आइसोटोनिक फ्लूइड क्या है? ब्लड। ब्लड लॉस अगर हो गया, ब्लड लॉस कब होगा? इफ पर्सन हैव अ हेमरेज, पर्सन को बहुत जोर से लग गई और पर्सन का खून निकल गया, ब्लड इज ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर बॉडी में से आइसोटोनिक लॉस होगा तो इट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन लॉस। लेकिन एक चीज और है, अगर पर्सन को डायरिया हुआ, पर्सन को डायरिया होगा तो वो क्या करेगा? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो कि बॉडी के अंदर है उसको रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ डायरिया। तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है? इस कंडीशन में भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड विल लॉस फ्रॉम द बॉडी। तो अब देखो, आपको पता है जब भी डायरिया होता है और जब भी कोई फ्लूइड लॉस होता है बॉडी के अंदर से, तो कौन सा फ्लूइड इजीली रिमूव हो जाएगा? अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में बात की थी दैट इफ अ पर्सन हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ईसीएफ ही प्रोन टू सीवियर डायरिया। तो कौन सी चीज? ईसीएफ, यस। तो अगर डायरिया में ब्लड लॉस हो रहा है तो कौन सा फ्लूइड जाएगा? बेसिकली ईसीएफ। तो आपको पता है जो अमाउंट ऑफ ईसीएफ है ये कम हो जाएगा, बट इट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो ऑस्मोलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो सबसे पहले तो डिक्रीज इन द ईसीएफ, और दूसरा देयर इज नो चेंज इन ऑस्मोलिटी, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन ऑस्मोलिटी। पहले वाले में ईसीएफ बढ़ रहा है लेकिन ऑस्मोलिटी में कोई चेंज नहीं है, दूसरे वाले में ईसीएफ घट रहा है लेकिन ऑस्मोलिटी में कोई चेंज नहीं है। वाई ऑस्मोलिटी में कोई चेंज नहीं? बिकॉज वी आर यूजिंग आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देयर इज नो टोन। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? इफ यू यूज हाइपो या हाइपरटोनिक। हाइपो में क्या होता है? टोन कम हो जाता है, हाइपर में क्या होता है? टोन ज्यादा हो जाता है। सिंपल। तो अपन एक एक करके बात करते हैं। देखो ये दोनों सिंपल वाले थे, अगर आपको सिंपल वाला समझ में आ गए, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इफ वी एड हाइपोटोनिक गेन, हाइपोटोनिक गेन, हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ? देर इज अ टोन विच इज डिक्रीज्ड। नॉर्मल बॉडी वाटर से टोन जो है वो थोड़ा सा कम है, इसलिए इसका नाम क्या है? हाइपो। ये ऐसा कब होता है? मैं कब अपने आप को हाइपोटोन कर दूंगा, मैं कब अपने जो ऑस्मोलिटीज को कम कर दूंगा? अगर मैं बहुत ज्यादा पानी पी लूँ। पानी क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो जिसका टोन बहुत कम होता है, ठीक है। तो अगर मैं बहुत सारा पानी पीऊँ तो उस कंडीशन में क्या होगा? मेरे पास हाइपोटोनिक गेन हो जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोटोनिक गेन। लेकिन एक एग्जाम्पल जो कि मेडिकल एग्जाम्पल है, दिस इज योर SIADH। व्हाट डू मीन बाय SIADH? दिस इज सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन। एक बीमारी है, एक कैंसर की वजह से भी होती है बेसिकली, लेकिन एक कंडीशन है SIADH। इसके अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर जो किडनीज होती है वो एक्स्ट्रा काम करने लग जाती है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर था जो कि फिल्टर होना चाहिए था यूरिन के अंदर, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये वाटर का जो लेवल है वो बढ़ाती रहती है बॉडी के अंदर। ड्रिंकिंग, जब आप पानी पियोगे तो भी वाटर का लेवल बढ़ता रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? जो टोन है वो कम हो रही है लेकिन वाटर फ्लूइड लेवल बढ़ रहा है। गेन, सो गेन मतलब बढ़ रहा है, तो ऑस्मोलिटी इसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिकॉज इट इज एन हाइपोटोनिक कंडीशन। सो यहाँ पर जो ऑस्मोलिटी है ये कम हो जाएगा। लेकिन आपको पता है अपन ने गेन किया, वाटर को एडप्ट किया, चाहे आप ड्रिंकिंग कर रहे हो चाहे सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन होगा, दोनों के अंदर वाटर लेवल्स बढ़ रहे हैं। तो दोनों के अंदर वाटर लेवल्स तो बढ़ जाएंगे, ये वाटर लेवल्स बढ़ गए, ठीक है। मतलब देयर इज इंक्रीज इन ECF तो बढ़ गया। लेकिन आपको पता है अपन ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज किया था, इसका मतलब देयर इज डिक्रीज इन ऑस्मोलिटी, ठीक है। देयर इज डिक्रीज इन द ऑस्मोलिटी। लेकिन अब यहां तक जो ऊपर वाला आइसोटोनिक सॉल्यूशन था उसमें दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहां पर ECF का कोई रोल नहीं था। देयर इज नो चेंज इन ICF, देयर इज नो चेंज इन ICF। बट यहां पर क्या हुआ? सॉल्यूशन कम हो गया। और आपको पता है जब भी कभी सॉल्यूशन ऊपर नीचे होगा तो ICF क्या करेगा? अपना सॉल्यूशन मेंटेन करने के लिए वाटर का इधर उधर करेगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा? बेसिकली यहां पर कंडीशन कैसी है? लो, ऑस्मोलिटी कम है। यहां पर कंडीशन कैसी है? हाई, ऑस्मोलिटी ज्यादा है। तो यहां से पानी क्या होगा? बेसिकली फिल्टर आउट होगा, क्योंकि यहां पर ऑस्मोलिटी ज्यादा है और यहां पे ऑस्मोलिटी कम है। तो अब यहां पर क्या हुआ? बेसिकली देयर इज इम्बैलेंस इन द ऑस्मोलिटी। तो ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन आएगा आपके पास? H2O, वाटर आएगा। वाटर क्या करेगा? शिफ्ट होगा। शिफ्ट कब तक होगा? जब तक इसकी ऑस्मोलिटी किसके बराबर आ जाए? ECF के बराबर आ जाए, ठीक है। तो अगर ऑस्मोलिटी कम हो जाएगी बेसिकली, तो ICF का लेवल भी क्या हो जाएगा? बेसिकली बढ़ जाएगा। सो देयर इज एन इंक्रीज इन ICF, इंक्रीज इन ICF। ICF इंक्रीज क्यों हुआ? बेसिकली इस कंडीशन में हाइपोटोनिक गेन के अंदर ICF इंक्रीज क्यों हुआ?
बिकॉज द ऑस्मोलिटी डिफरेंस इज डिफरेंस इन बिटवीन ICF एंड ECF, ठीक है। ECF में ऑस्मोलिटी डिफरेंस आ गया, उसको मेंटेन करने के लिए वाटर कहाँ शिफ्ट हो गया, आइसोटोनिक ICF की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो टू क्लियर द डिफरेंस H2O moves from ECF to ICF to maintain the osmolality। तो उस कंडीशन में ECF तो बढ़ गया, फ्लूइड लेवल्स तो बढ़ गए, लेकिन जो ऑस्मोलिटी था वो कम हो गया, देयर इज अ डिक्रीज इन द ऑस्मोलिटी। सो बात करते हैं हाइपोटोनिक लॉस की। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो हाइपोटोनिक लॉस जब भी होगा तो हाइपोटोनिक लॉस का एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले। तो एग्जांपल इज डायबिटीज इंसिपिडस, DI। व्हाट डू मीन बाय डायबिटीज इंसिपिडस? आपको पता है जब भी पेशेंट को डायबिटीज होती है तो देयर इज अ पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, बहुत सारा यूरिन के अंदर पानी निकलता है। ये पानी क्या है, फ्री फ्लूइड से जो कि बॉडी के अंदर से बाहर निकल रहा है, सिंपल। तो अब इस कंडीशन में हो क्या रहा है, जो फ्री अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा है, फ्री अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो बाहर निकल रहा है, मतलब आइसोटोनिक वाटर बाहर निकल रहा है। तो निकलेगा कहाँ से, ECF से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ECF थोड़ा सा कम हो गया बेसिकली, क्योंकि अमाउंट बाहर निकल चुका है। किस कंडीशन में, डायबिटीज इंसिपिडस में। पर आप सोचो एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर से मैं वाटर निकाल रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लिया, आपके पास एक पैग है दारू का, ये पैग है बड़ा सा जिसके अंदर पानी और एल्कोहल दोनों मिला रखा है मैंने, ठीक है। आपके पास एल्कोहल है, उसके अंदर वाटर मिला हुआ है, ठीक है। मैंने इसमें से वाटर निकाल दिया तो एल्कोहल रो हो जाएगा, मतलब जो ऑस्मोलिटी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो देयर इज एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑस्मोलिटी, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा, कंसंट्रेटेड चीज हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ECF में देयर इज अ डिक्रीज इन ECF, देयर इज अ डिक्रीज इन ECF, और साथ ही साथ देयर इज इंक्रीज इन ऑस्मोलिटी, देयर इज डिक्रीज इन ECF एंड इंक्रीज इन ऑस्मोलिटी। तो अब ICF में क्या चेंज होगा, देखो देयर इज एन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑस्मोलिटी और यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है। तो अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, जो वाटर है वो यहाँ पर चला जाएगा, देयर इज मूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम ICF टू ECF, सिंपल। वाटर मूव किया इधर से, और अगर मान लो वाटर मूव करेगा यहाँ पर तो पानी कहाँ से जा रहा है, ICF से जा रहा है, तो ICF का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर वाटर इधर चला गया तो कंसंट्रेशन भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है, कंसंट्रेशन भी गाढ़ी हो जाएगी। सो देयर इज एन इंक्रीज इन ऑस्मोलिटी, ठीक है। ऑस्मोलिटी में थोड़ा सा इंक्रीजनेस देखने को मिलेगा। दिस इज योर हाइपोटोनिक लॉस, एग्जांपल इज डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट बात करते हैं अपना फिफ्थ एग्जांपल। जब अपन ने बात की आइसोटोनिक की, हाइपोटोनिक की, अब अपन बात करते हैं हाइपरटोनिक की। दिस इज योर हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में सबसे पहले तो ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है हाइपरटोनिक। अब ये क्या है, गेन है या लॉस है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा मेरा अमाउंट ऑफ ECF। अगर गेन होगा तो ECF भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया बेसिकली, सबसे पहले तो ऑस्मोलिटी बढ़ी क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और ECF भी बढ़ा क्योंकि ये गेन है। सो देयर इज एन इंक्रीज इन ECF और देयर इज एन इंक्रीज इन ऑस्मोलिटी। अब मेरे को बताओ यहां पर सबसे पहले तो ECF भी बढ़ा हुआ है और ऑस्मोलिटी भी बढ़ा हुआ है, तो अब वाटर कैसे मूव करेगा, ICF टू ECF करेगा या ECF टू ICF करेगा? यस, देखो ECF में भले पानी ज्यादा है लेकिन इसका कंसंट्रेशन ICF से ज्यादा है, तो वाटर तो हमेशा हाई कंसंट्रेशन की तरफ चलेगा। अपन ने पहले एक लाइन लिखी थी, H2O ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई सोल्यूट टू लो सोल्यूट बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हाई सोल्यूशन कहाँ पर है, यहाँ पर सोल्यूशन ज्यादा है, यहाँ पे सोल्यूशन कम है, ठीक है। और ऑस्मोलिटी भी बढ़ गई, तो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, फ्रॉम ICF टू ECF चलेगा वाटर, तो इसके कारण जो ऑस्मोलिटी होगी वो बढ़ जाएगी और लेवल ऑफ ICF कम हो जाएगा, सिंपल। सो ये पहली कंडीशन है जहां पर ECF और ICF दोनों उल्टा चल रहे हैं, तो यहां पर ICF कम हो जाएगा, बट द लेवल ऑफ ऑस्मोलिटी विल इंक्रीजेस, लेवल ऑफ ऑस्मोलिटी विल इंक्रीज, ऑस्मोलिटी का लेवल बढ़ जाएगा, सिंपल। सो दिस इज अबाउट योर हाइपरटोनिक गेन। एक एग्जांपल और, दिस सिक्स्थ वन इज योर हाइपरटोनिक लॉस। हाइपरटोनिक लॉस मतलब अब सबसे पहले तो क्या हो गया, लॉस हो गया, तो ये तो हो गया आपका लॉस, ECF थोड़ा सा लॉस हो गया। दूसरा कैसा लॉस है ये, हाइपो या हाइपर, हाइपरटोनिक लॉस हो चुका है बेसिकली। यहाँ पे अपन हाइपरटोनिक गेन किया था, ठीक है, और अपन यहाँ पे हाइपरटोनिक लॉस किया। अब समझो यहाँ पर थोड़ा सा कैच है और यही एग्जामिनर को बहुत पसंद है। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी। सबसे पहले समझो आपने क्या किया, अब वही एग्जांपल अपना वापस लेते, दारू वाला पैक वाला।
पैग है, इसके अंदर वाटर है और अल्कोहल है। पहले मैंने हाइपोटोनिक लॉस किया था, मतलब पानी को निकाल दिया था, तो दारू का कंसंट्रेशन तो ज़्यादा हो गया इसके अंदर। अब मैंने हाइपरटोनिक लॉस किया। हाइपरटोनिक लॉस मतलब जो हाइपर चीज़ कौन सी होती है, जो महंगी वाली होती है। महंगी चीज़ क्या है, आपका दारू। अब मैंने इस पैक में से दारू को ही निकाल दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास दारू निकाला है, पर जैसे कि 30 ml का पैक था तो मैंने इसमें से 10 ml दारू निकाल दिया। तो अब मेरे को बताओ ये जो पैक है ये कंसंट्रेटेड रहेगा या डाइल्यूटेड रहेगा, ठीक है। तो बस बात ये है समझना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो हाइपर चीज है, जो टोन जिससे ज्यादा बड़ी हुई है, वो टोन ही मैंने निकाल दिया है, वो टोन ही मैंने निकाल दिया है। तो जो ऑस्मोलिटी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब बहुत से लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है कि यार उस इधर तो अपन ने बात की थी, जैसे कि अपन ने यहाँ पर बात की थी हाइपोटोनिक लॉस के अंदर, तो अपन ने यहाँ पे ऑस्मोलिटी बढ़ा दी थी। हाइपोटोनिक लॉस किया था, इसके अंदर से अपन ने पैक के अंदर से पानी निकाल दिया था, तो अल्कोहल तो कंसंट्रेट रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो अपन ने अल्कोहल ही निकाल दिया है, तो दारू का जो पैक होगा वो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो सबसे पहले तो ECF तो लॉस हो जाएगा, और ऑस्मोलिटी सबसे इंपॉर्टेंट, ऑस्मोलिटी जो है, ऑस्मोलिटी ये इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, हाइपरटोनिक लॉस। और इसका एग्जांपल बता देना मेरे को, इसका एग्जांपल है एड्रिनल इनसफिशिएंसी, AI। व्हाट डू यू मीन बाय AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, ठीक। सो ऑस्मोलिटी भी यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अब इस तरफ क्या होगा। मैंने फिर बताया H2O ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई सोल्यूट टू लो सोल्यूट, ठीक है। हाई सोल्यूट कहाँ पर है, सोल्यूट ज्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर। वाई सोल्यूट यहाँ पर ज्यादा है, बिकॉज यहाँ से अपन ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन निकाल दिया, तो सोल्यूट का लेवल तो यहाँ पे ज्यादा होगा। सॉल्वेंट अपन ने निकाल दिया, सोल्यूट तो यहाँ पर ज्यादा होगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से ये यहाँ जाएगा। तो आप सोचो इसने क्या किया, ऑस्मोलिटी को कम कर दिया, या ऑस्मोलिटी को कम कर दिया टू मेंटेन द ऑस्मोलिटी डिफरेंस बिटवीन ICF एंड ECF। तो ICF तो हो गया कम, और सॉरी ICF तो हो गया ज़्यादा, क्योंकि जो अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर वो बिल्डअप करेगा, तो ICF तो ज़्यादा हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड आया ICF में एडअप हुआ, ICF में तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ये जो ICF है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इधर आ रहा है, इस तरफ जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर आया, इसकी वजह से ICF बढ़ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो ऑस्मोलिटी है वो कम हो जाएगा, ऑस्मोलिटी विल डिक्रीजेस, सिंपल। सो दिस आर ऑल द 6 एग्जाम्पल ऑफ योर DY सॉल्यूशंस बेसिकली, ठीक है। DY सॉल्यूशंस के 6 एग्जाम्पल हो गए सारे डेरोयने डायग्राम्स के, ठीक है। इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं अपन फ्रॉम द क्विक थ्रू डायग्राम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। सो दिस इज अबाउट द डेरोयने डायग्राम। यहाँ पर देखो अपन ने बात की थी सबसे पहले, तो दिस इज योर ICF जो कि कितना होता है, 2/3 कंडीशन ऑफ द टोटल बॉडी वाटर होता है, और ये होता है ECF जो कि 1/3 कंडीशन होता है टोटल बॉडी वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट इज वी नो दैट ICF एंड ECF मेक्स स्टडी स्पेस। बेसिकली ये ऑस्मोलिटी को कंसंट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, पानी को इधर से उधर करते रहेंगे, ठीक है। ICF वॉल्यूम इज 2/3 एंड ECF वॉल्यूम इज 1/3, ये अपन को पहले से पता है। एंड द बॉडी इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब ये कहीं पे भी कंसंट्रेशन अगर यहाँ से 1% भी गया तो ये 1% यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हमेशा मेंटेन रहेगा, ठीक है। और ये कुछ डायग्राम है इंक्रीज डिक्रीज से अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने बात की थी गेन ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड, जिसके अंदर अपन ने बात किया था 0.9 ml NaCl फ्लूइड जो है अपन ने बॉडी में ऐड कर दिया था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो ECF वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा, ECF वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ECF बढ़ेगा, लेकिन आपको पता है ऑस्मोलिटी और ICF में कोई चेंज नहीं होगा। देखो ये ऑस्मोलिटी की लाइन है, इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। ये आपका ICF का डब्बा है, इसके अंदर भी कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो ऑस्मोलिटी गेन के अंदर देयर इज नो चेंज इन ICF और ऑस्मोलिटी, ओनली चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द ECF, ठीक है। ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड। लॉस ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड मतलब पेशेंट हैव अ हेमरेज और वॉमिटिंग और डायरिया, कुछ भी जिसके अंदर से बॉडी के अंदर से फ्लूइड लेवल बाहर निकल रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अपन को पता ऑस्मोलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ICF इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो ICF का डब्बा है इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली देयर इज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ECF। सो ECF इज डिक्रीजेस, लेकिन देयर इज नो चेंज इन ICF एंड नो चेंज इन ऑस्मोलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गेन ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का गेन हो गया बेसिकली, ठीक है। और क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, मतलब एडअप हो रहा है। तो जब भी एडअप होगा तो ECF का लेवल तो हमेशा बढ़ जाएगा, ठीक है। ECF का लेवल तो हमेशा बढ़ जाएगा, लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो ऑस्मोलिटी को वो घटा देगा। तो ये देखो, ये जो ऑस्मोलिटी का लेवल था वो घट चुका है, ऑस्मोलिटी का लेवल घट चुका है, थोड़ा सा नीचे आ चुका है। और जब भी ऑस्मोलिटी घटेगी तो ICF उसको हेल्प करेगा, ICF उसको हेल्प करेगा। और जब भी ICF इसको हेल्प करेगा, गेन ऑफ द, जब भी ICF इसको हेल्प करेगा, ICF का लेवल तो बढ़ जाएगा, देयर इज इंक्रीज अमाउंट ऑफ ICF और ऑस्मोलिटी का लेवल कम हो जाएगा। तो बेसिकली डायग्राम कैसा आएगा, कुछ इस टाइप का।
इस टाइप का डायग्राम देखने को मिलेगा अपन को, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड, ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड। जैसे कि एग्जांपल अपन ने बात की थी डायबिटीज इंसिपिडस की। अगर हाइपोटोनिक फ्लूइड लॉस होगा, सबसे पहले तो कहां से लॉस होगा, ईसीएफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से लॉस होगा। और ऑस्मोलिटी भी कैसी हो जाएगी, बेसिकली ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, बेसिकली बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अपन ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को बाहर निकाल दिया, तो ऑस्मोलिटी बढ़ी, देयर इज एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ द ऑस्मोलिटी बढ़ चुकी है। ईसीएफ का वॉल्यूम घट चुका है बिकॉज इट इज अ गेन, इट इज अ लॉस, बेसिकली ये लॉस है। तो ईसीएफ से फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, तो देयर इज अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ द ईसीएफ। और इसको कंपनसेट करने के लिए आईसीएफ आएगा और आईसीएफ की वैल्यू भी घट जाएगी, सो देयर इज आल्सो डिक्रीज अमाउंट ऑफ द आईसीएफ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गेन ऑफ हाइपरटोनिक फ्लूइड। गेन ऑफ हाइपरटोनिक फ्लूइड जिसके अंदर हाइपर सॉल्यूशन जैसे कि 9% NaCl, वी विल एड 3% NaCl वी विल एड। इसके अंदर क्या होगा, ईसीएफ वॉल्यूम बढ़ जाएगा बेसिकली। सबसे पहले तो देयर इज अ इंक्रीज अमाउंट ऑफ ईसीएफ, लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए वी हैव अ आईसीएफ, तो आईसीएफ की वैल्यू कम हो जाएगी, ईसीएफ की वैल्यू कम हो जाएगी। और अपना हाइपरटोन यूज किया तो ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी, देयर इज एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ हाइपरटोनिक फ्लूइड। लॉस ऑफ हाइपरटोनिक फ्लूइड के अंदर अपन एग्जांपल बात की थी एआई की। एआई इज एड्रिनल इनसफिशिएंसी। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का लॉस हो जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे माथा पीछे वाला केस है एड्रिनल इनसफिशिएंसी का। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर बाहर निकलेगा बॉडी के अंदर से, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बाहर निकलेगा, अगर बॉडी के अंदर से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बाहर निकलेगा तो ईसीएफ में से बाहर निकलेगा, और अगर ईसीएफ से बाहर निकलेगा तो ईसीएफ का वॉल्यूम कम हो जाएगा। हाइपरटोन अगर आपने बाहर निकाल दिया, हाइपरटोन अगर आपने बाहर निकाल दिया तो जो ऑस्मोलिटी का लेवल है वो भी कम हो जाएगा। देयर इज अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ द ऑस्मोलिटी इन दिस कंडीशन। और अगर ऑस्मोलिटी कम हुआ, ईसीएफ कम हुआ, तो वाटर कंपनसेट करने के लिए क्या कर देगा, आईसीएफ को बढ़ा देगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डायग्राम्स, दिस इज ऑल अबाउट योर डेरोयेनेट डायग्राम्स, ठीक है। इससे कोई भी क्वेश्चन शायद तो प्लीज एक बार सोचना, एक बार दिमाग लगाना। इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, डायरेक्ट क्लिनिकल केस दिया होगा, चाहे वो डायबिटीज इंसिपिडस का होगा, चाहे वो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट सिंड्रोम का होगा, चाहे वो हेमरेज का होगा, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, इसका एक केस बना के दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद या तो 4 डायग्राम दे देंगे या फिर ये 4 डायग्राम को थ्योरी के फॉर्म में लिख देंगे, कुछ भी करेंगे। पर अपने पास ये सिर्फ 6 केसेस हैं। इसमें से जो अपर के 2 केसेस हैं, आइसोटोनिक गेन और आइसोटोनिक लॉस, ये तो सबसे सिंपल है। इसमें ऑस्मोलिटी चेंज नहीं हो रही, आईसीएफ चेंज नहीं हो रहा है, ओनली चेंजेस इज ईसीएफ। बाकी जिसमें भी चेंज हो रहा है तो याद रखो हाइपो, हाइपर, और हाइपो में लॉस और गेन, हाइपर में लॉस और गेन। इनमें से क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा दिमाग इतना लगा देना कि किस जगह से ऑस्मोलिटी कम ज्यादा होगी। जहां पे भी ऑस्मोलिटी ज्यादा होगी वाटर इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगा, जहां से ऑस्मोलिटी कम हो जाएगी इधर से वाटर इधर आ जाएगा, सिंपल। और ये सारे के सारे ऑप्शंस वहां पे प्रेजेंट होंगे, आपको बस पहचानना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अपन नेक्स्ट टाइम जब भी पीवाईक्यू करेंगे या फिर जब भी क्वेश्चन सेशन करेंगे फिजियोलॉजी में, मैं उसमें बहुत सारे डीवाई के क्वेश्चन डालूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी सॉल्व कीजिए ताकि इसमें आप परफेक्ट बन जाए, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं और ये जो 2 नंबर है ये बहुत इजी नंबर है अगर आपको ये चीज आ जाती है तो, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे अपन किसी और टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट मोर डिटेल्स इन डीवाई डायग्राम इफ वी आर टॉकिंग इन द पीवाईक्यू सेशंस, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं अपन 4th एपिसोड के अंदर बेसिकली अबाउट टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ द फिजियोलॉजी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।